Today we are going to start with a new topic, that is income from house property. बट सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल नॉलेज इज पावर में। मेरा नाम है शुभजीत चैटर्जी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को इस चैप्टर में ये समझना पड़ेगा कि हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। तो आप लोग पढ़िएगा सर, ये तो बहुत आसान है, हाउस प्रॉपर्टी तो कोई भी घर होगा, कोई भी बिल्डिंग नेचर का कुछ होगा। But from various judgments that are given by various courts in India, we have come to the conclusion that any property which is surrounded by walls having a roof or not is actually a house property. ठीक है, let's take for example a godown. ठीक है, वो भी एक हाउस प्रॉपर्टी है। वहाँ पे आप बोलिए कि सर गोडाउन में तो सर खाली सामान रहता है सर, वहाँ पे थोड़ी ना कोई आदमी रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी रहना ही पड़ेगा। ये गोडाउन इट इज सराउंडेड बाई वॉल्स। ठीक है, सराउंडेड बाई वॉल्स है, रूफ भी है। हालांकि यहाँ पे तो ये भी बोल रहा है कि रूफ होने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट रूफ भी है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो एक हाउस प्रॉपर्टी बन गया। तो अगर आप एक गोडाउन भी रेंट पे देते हो तो आपका जो रेंट रिसीव होगा वो आपको उस पर टैक्स लग जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, मान के चलिए कि आपका एक स्टेडियम है। ठीक है, एक बड़ा सा स्टेडियम है। तो स्टेडियम को आप खेल वेल के लिए, मतलब स्पोर्ट्स पर्पस के लिए आप रेंट पे देते हो। तो वहाँ से जो रेंट आता होगा दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। किस तरीके से हो रहा है आप देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउस एनी प्रॉपर्टी विच इज सराउंडेड बाई वॉल्स। ठीक है, स्टेडियम इज सराउंडेड बाई वॉल्स। ठीक है, हैविंग अ रूफ और नॉट, रूफ का जरूरत ही नहीं है, ये बोल रहा है वेरियस कोर्स। तो इसका मतलब जो स्टेडियम है उसमें रूफ नहीं है, फिर भी वो क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हो रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है दोस्तों। आप लोगों को इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना होगा। ठीक है, अच्छा, एक कच्चा मकान, ठीक है, कच्चा मकान पक्का मकान यहाँ पे मैटर नहीं करता है। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी मड वॉल से भी बना हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, मड से भी बना हुआ होगा, मिट्टी से भी बना हुआ होगा, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में आएगा। अगर वो पक्का मकान होगा, ब्रिक से बना हुआ होगा, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस चीज से बना हुआ वो प्रॉपर्टी, वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, अगर सिर्फ आप एक ग्राउंड को भाड़ा पे देते हैं, सिर्फ लैंड था आपका, आप उस ग्राउंड को भाड़ा पे दिए, दैट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। कोई कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट होना चाहिए। तो अगर आप एक ग्राउंड को भाड़ा पे दोगे तो फिर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो फिर कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी लैंड एक्सेट्रा फॉर एनी पर्पस। ठीक है, तो इन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, याद रखिएगा, इनकम टैक्स में ऐसा कोई इनकम जो कोई और हेड में टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द बेसिस फॉर टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्या बेसिस है, मतलब किस बेसिस पे टैक्स लगता है, किस चीज पे टैक्स लगता है। तो बहुत सारे मतलब एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सर जो रेंट मिल रहा है वही टैक्सेबल होना चाहिए अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बहुत ही स्ट्रेंज हेड है, बहुत ही अजीब हेड है। यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड नहीं बल्कि रेंट कमाने का एबिलिटी पे टैक्स लगता है। दैट इज इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस इज द थिंग दैट इज एक्चुअली पुट टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप बोलिए सर ये कैसा बात हो गया। मान लीजिए कि हम अभी कुछ कर रहे हैं या जॉब कहीं पे ढूंढ रहे हैं, तो मेरा सैलरी हेड में क्या इस तरह से टैक्स लगेगा कि मेरा सैलरी कमाने का क्या एबिलिटी था उस पर टैक्स लग जाएगा। आंसर इज नो। ठीक है, सैलरी हेड में ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोविजन चैप्टर में ऐसा नहीं होता है, कोई और हेड में ऐसा नहीं होता है। खाली हाउस प्रॉपर्टी हेड में इस तरीके से गवर्नमेंट नियम बनाया हुआ है कि आपका घर का जो कमाने का एबिलिटी, घर का एक्चुअल कितना कमाई हुआ घर से, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि घर का जो कमाने का एबिलिटी है उस पर लगा दो टैक्स। ठीक है, बोले सर हम रेंट पे लगाए नहीं है फिर भी टैक्स देना होगा। कभी कभी हाँ, ठीक है, कभी कभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे घर का अर्निंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे मैटर कर जाएगा। तो मैं ऐसा एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अंडर दिस मतलब इसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, अंडर दिस हेड द इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस इज चार्जेबल टू टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी और अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कोई प्रॉपर्टी जहाँ जो कि जिसको आप लेट आउट किए हो वो उसको बिजनेस यूज कर रहा है, उसका वो कमर्शियल यूज कर रहा है, वहां से कुछ कुछ कमा रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो हो गया कमर्शियल प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या हो गया आपका, दैट इज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसको आप लेट आउट किए हो वो अगर अपने परिवार के साथ रहता होगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आप कोई भी पर्पज के लिए भाड़ा पे दो, आप अगर कोई दुकान को भी भाड़ा पे दिए हो तो वहां से जो आपको रेंट मिल रहा होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसीलिए देखिए मैंने क्या आंसर लिखा, बोथ आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स लेटिंग आउट कोई भी पर्पज के लिए हो सकता है, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए भी हो सकता है, दुकान पर्पज के लिए भी हो सकता है। अगर आप दुकान को भी भाड़ा पे देते हो, वहां से जो कमाई हो रहा है आपको, जो रेंट मिल रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपोजिट रेंट। ठीक है, ये अक्सर आप लोग सुने होंगे ये टर्म कंपोजिट रेंट। पहली बात तो कंपोजिट रेंट होता क्या, कंपोजिट रेंट इज द टोटल अमाउंट चार्जेबल फॉर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद अदर एमिनिटीज। ठीक है, अलोंग विद अदर एमिनिटीज। मान लीजिए कि मैं घर को भाड़ा पे लगाता हूँ, वहां से मेरे को घर का जो मतलब वेयर हाउस का विदाउट एनी फैसिलिटीज उसका भाड़ा मुझे मिल रहा है, साथ में जो मेरा जो टेनेंट है वो मेरे को, मेरा घर पूरा वेल फर्निश्ड है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी वेसी सब लगा हुआ है। ठीक है, बिजली का बिल भी मैं अलग से मतलब वो हमको रेंट के थ्रू ही वो पेमेंट करता है, अलग से उसका बिल हम अलग से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सारा कुछ मिला जुला करके वो बोला कि सर आपको हम 15,000 रुपये महीना आपको हम दे देंगे, इसके लिए ये घर का रेंट भी हो गया आपका, जो भी फैसिलिटीज आप हमको दे रहे हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, लिफ्ट विफ्ट जो भी है, ठीक है, सारा चीज को मिला करके एक कॉम्पोजिट रेंट हम आपको दे देंगे। अब यहाँ पे बहुत समय आप लोग सुने होंगे कि पीजी वगैरह में या जो गेस्ट हाउस वगैरह में या कोई पर्टिकुलर जगह में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आप देखिएगा, वहाँ पे घर का भाड़ा भी होता है और साथ में वहाँ पे आप देखिएगा खाना वाना भी प्रोवाइड किया जाता है पीजी वगैरह में। ठीक है, तो मेस वगैरह में खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो सारा चीज दैट विल बी एक्चुअली इट विल बी कॉल्ड एज अ कंपोजिट रेंट, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट सिर्फ घर का भाड़ा नहीं चुका रहा है, वो क्या कर रहा है, फूडिंग, लॉजिंग, सारा चीज के लिए आप भाड़ा एक साथ चुका रहा है। तो कंपोजिट रेंट का टैक्सेबिलिटी कहाँ अराइज करेगा, तो देखिए कंपोजिट रेंट का टैक्सेबिलिटी को लेकर के एक छोटा सा चीज है। आप देखिएगा कि अब इज इट अ बिजनेस ऑफ द एसएससी, ठीक है, इज इट अ बिजनेस ऑफ द एसएससी। अगर ये कंपोजिट रेंट जो है इट इज द नेचर ऑफ अ बिजनेस, इट इज इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस इनकम, तो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अगर ये उसका बिजनेस नेचर का आइटम नहीं है तो इन दैट केस सच कंपोजिट रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। होटल, आप एक होटल को रेंट पे लिए, तो आप जो होटल को वहां पे आप पेमेंट कर रहे हो फॉर फूडिंग, लॉजिंग बोथ, तो आप जो रेंट दे रहे हो, जो टैरिफ आप पेमेंट कर रहे हो वो एक्चुअली कंपोजिट रेंट है। लेकिन होटल का तो ये मेन बिजनेस है, ठीक है, उसका तो मेन बिजनेस ही हो गया रूम को रेंट पे लगाना, फूडिंग, लॉजिंग सब चीज के लिए वो पेमेंट ले रहे हैं। तो इन दैट केस अगर हम एक कंपोजिट बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो होटल के लिए वो चला जाएगा अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। होटल के मालिक के लिए प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर होटल का एग्जाम्पल छोड़ करके कोई और एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एक कपल रहता है, थोड़ा ओल्ड एज कपल है, वो नीचे वाला फ्लोर में, वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, अपना टॉप फ्लोर खाली था, तो कुछ स्टूडेंट लोगों को वो, ठीक है, आया था, अप्रोच किया था, तो वो भाड़ा पे दे दिया, बोला कि बेटा खाना वाना तुम हमारे ही साथ खा लेना, ठीक है, हम लोग खाना बना करके तुमको खाना भी प्रोवाइड करवा देंगे, प्लस हम आपको जो है रूम का रेंट भी हम आपको, रूम भी हम आपको लेट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो उस ओल्ड एज कपल का तो ये बिजनेस था नहीं, तो इन दैट केस जो कंपोजिट रेंट यहाँ पे रिसीव होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं। ठीक है,
प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर।